देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, मैं काफ़ी वक्त से खुद का काम करना चाहता था पर कोई अच्छा मौका हाथ नहीं लग रहा था। पर जब मुझे ये मालूम चला कि नेक चंद जी परंतु स्टेशन वाली दुकान छोड़ रहे हैं तो मैं फ़ौरन ही उनके पास पहुंचा दुकान की बात करने के लिए। दरअसल काफ़ी वक्त से मेरी नज़र थी उनकी उस दुकान पर। भले ही परंतु स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था जहां से 2-3 ही गाड़ियां गुजरती थी, पर स्टेशन के आसपास घनी आबादी बसती थी जिसके चलते दुकान खूब चलता। वैसे तो नेक चंद जी की दुकान भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, पर अब जब उन्होंने दुकान छोड़ने का मन ही बना लिया था तो ज़रूर उनकी कोई बड़ी मजबूरी होगी। खैर, जब मैंने नेक चंद जी से उनकी दुकान के लेने की बात की तो उन्होंने पहले तो मुझे साफ साफ मना कर दिया, पर मैंने तो ठान ही लिया था कि ये मौका ऐसे नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं कई दिन तक नेक चंद जी के घर के चक्कर लगाता रहा इस उम्मीद में कि वो मान ही जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। करीबन 17 दिनों के बाद आखिरकार वो मान गए, पर जब पैसों की बात आई तो उन्होंने पैसे की जगह पर मुझे 9 पीले लड्डू लाने को कहा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी फालतू सवाल से नेक चंद जी अपना मन बदल लें, इसलिए मैं फ़ौरन ही बाजार गया और 9 पीले लड्डू लाके उन्हें दे दिए। फिर उन लड्डुओं को देते ही नेक चंद जी ने दुकान की चाबी देते हुए कहा, दुकान से किसी को भी भगाना मत, और जब तक दुकान पर कोई भी ग्राहक हो दुकान बंद करने की भी मत सोचना। अब ये बोलकर उन्होंने मुझे चाबी दे दी और दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं खुशी खुशी अपने घर लौट आया। चूँकि दुकान फ्री में ही मिल गई थी तो ऐसे में मेरे पास पैसे की अब कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि दुकान में क्या क्या करना है, लिहाजा अगली सुबह ही मैं परंतु स्टेशन अपने उस दुकान पर पहुंचा और साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई के बाद मैंने दुकान में सारा सौदा भरना शुरू कर दिया और शाम होते ही सब कुछ सेट हो गया। दुकान भी पूरी तरह सेट करने के बाद मैं घर चला आया और अब बस इंतज़ार था तो कल के ओपनिंग का। खैर, बहुत सारी उत्सुकता के साथ मैं उस रात जल्दी सो गया क्योंकि मुझे सुबह जल्दी दुकान खोलनी थी। फिर सुबह की पहली किरण के साथ मैं उठा और नहा धो के अपनी दुकान पहुंचा। दुकान खोलने के कुछ ही देर बाद ग्राहक भी आने लगे और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर जब दोपहर का वक्त हुआ तो फिर ग्राहक कम हो गए। चूँकि ये रेलवे स्टेशन था तो ऐसे में जब भी ट्रेन रुकती तो कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता। खैर, पहले दिन के धमाकेदार शुरुआत के बाद देर रात में घर लौट आया और फिर यही सिलसिला चलता रहा। सब बढ़िया जा रहा था कि एक रात जब मैं दुकान बंद करके घर के लिए निकलने वाला ही था कि तभी एक कस्टमर आया और आके मेरे सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे लगा कि वो कुछ खरीदने आया है, पर जब चुपचाप खड़ा एकटक वो मुझे घूरने लगा तो मैंने उसे टोकते बोला, अरे भाई साहब, क्या चाहिए आपको? मेरे ये पूछने के बाद वो आदमी 2 कदम आगे आया और फिर बिना कुछ कहे ऐसे ही मुझे घूरने लगा। मैंने फिर एक दफ़ा उसे टोका, पर इस बार भी वो पहले की तरह थोड़ा और आगे आ गया और मुझे फिर से घूरने लगा। उस आदमी के इस अजीबोगरीब बर्ताव से मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैं उस आदमी को अभी धमकाने ही जा रहा था कि तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी, जिसके चलते एक पल के लिए मेरा ध्यान ट्रेन की तरफ चला गया, और जब दूसरे पल मैंने वापस अपनी नज़र सामने की तो वो आदमी अब वहाँ पर नहीं था। फिर मैंने आसपास देखा पर वो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। खैर, इसके बाद मैं अपने घर चला आया, पर अगली रात फिर से उसी वक्त वही आदमी मेरी दुकान पर आ धमका। चूँकि मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये कुछ बोलेगा तो नहीं, पर मेरे पास चला आएगा, इसलिए इस बार मैंने उसे टोका ही नहीं और दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। अभी मैंने दुकान की बत्ती बुझा ही थी कि तभी मुझे पीछे कदमों की आहट सुनाई पड़ी। फिर जब मैंने पीछे देखा तो मैं एकदम से सहम उठा, क्योंकि अब वहाँ पर उस आदमी के साथ 8 लोग और खड़े थे, मतलब कि कुल 9 लोग। और हैरान की बात तो ये थी कि उन सभी के चेहरे एक जैसे ही थे। अब ये सब देखकर मेरे तो हाथ पैर कपकपाने लगे थे, और अब वो डर मेरे पर इस कदर हावी हो गया कि मैं अब अपनी जुबान तक नहीं हिला पा रहा था। यहाँ तक कि मुझे सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। फिर इसी बीच फिर से ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, और ट्रेन की हॉर्न सुनाई देते ही वो 9 लोग एकदम से गायब हो गए। उनके गायब होते ही
मैं नीचे गिर पड़ा और सांस लेने की कोशिश करने लगा। और फिर कुछ देर के बाद मेरी सांस में सांस आई। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने नोटिस किया कि वो ट्रेन तो स्टेशन में आई ही नहीं जिसकी हॉर्न सुनाई दी थी। कुछ और सोचने के बाद मुझे लगा कि इस बारे में नेकचंद जी से मुझे बात करनी चाहिए। लिहाजन अगली सुबह ही मैं सीधे नेकचंद जी के घर पहुंचा और उनसे मिलकर उन्हें मैंने सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते उन्होंने बोला, तुमने वो दुकान लेकर बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले बांध ली है। अभी नेकचंद जी मुझे अपनी बात बता ही रहे थे कि तभी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गए। उनके घर वालों ने मुझे फौरन ही वहाँ से जाने को बोला। साथ ही ये भी कहा कि मैं फिर कभी नहीं आऊँ। उस वक्त तो मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर लौट आया, पर अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी दुकान पर जाने की। लिहाजा मैंने उस रात घर पर ही रहने का फैसला किया। पर मुझे क्या मालूम था कि जिस डर के चलते मैंने घर पर रहने का फैसला किया है कि वो मुझे मुसीबत की गहराई के और अंदर धकेल देगा। दरअसल जैसे ही घड़ी में वो वक्त हुआ जिस वक्त मैं दुकान बंद करने पर होता हूँ, तो उसी वक्त मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, जिसके चलते मैं ये सोचने लगा कि भला इस वक्त कौन आया होगा। और ये सोचते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाज़ा खोलते ही चीख पड़ा और लड़खड़ाते हुए पीछे गिर पड़ा। दरअसल मेरे दरवाजे के दहलीज पर वही 9 लोग खड़े थे जो मुझे दुकान पर पिछली रात मिले थे। उन्हें अपने घर पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी अंतिम रात है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये सब 9 के 9 हमशक्ल मेरे पीछे पड़ गए थे। अभी मैं डरा सहमा नीचे पड़ा उन्हीं की ओर ही देख रहा था कि तभी वो मेरे घर के अंदर आ गए और मेरा गला दबाने लगे। देखते ही देखते मेरी सांसें भी रुकने लगी थी और मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा छाने लगा और फिर इसी बीच में बेहोश हो गया। दोस्तों फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी दुकान के गल्ले पर बैठा हुआ था और वो ही 9 लोग मेरे सामने खड़े थे। उन पर नज़र पड़ते ही मैंने उन्हें उनके आगे हाथ जोड़कर कहा, आखिर कौन हो आप लोग और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है? अभी मैं अपनी जान की दुहाई दे रहा था कि तभी वो ही ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी और उसके हॉर्न के बाद वो 9 लोग हमेशा की तरह फिर से गायब हो गए। पर उनके जाने के बाद भी मैं दुकान पर ही रहा क्योंकि अब मुझे घर जाने में भी डर लग रहा था। मैं दुकान पर बैठा इस मुसीबत के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक लड़का आया और मुझे एक थैली देते हुए बोला कि इससे पहले तुम भी उनके जैसे बन जाओ तो ये दुकान छोड़ दो, क्योंकि ये वो ही 9 लड्डू हैं जो तुमने इस दुकान के बदले में मेरे पिताजी को दिए थे। वो तो अब नहीं रहे, पर जाते जाते ये कह गए कि इन लड्डुओं की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये ले आया। ये कहकर नेकचंद जी का लड़का वहाँ से चला गया। पर मुझे ये मालूम नहीं था कि आखिर मैं इन लड्डू का करूँगा क्या। खैर उस वक्त मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, पर मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि लड्डू भी 9 हैं और वो हमशक्ल भी 9 हैं। मतलब कि अगर मैं उन्हें ये लड्डू दे दूंगा तो शायद वो मेरी जान छोड़ दें। यही सोचकर मैंने उन 9 हमशक्लों का सामना करने का मन बना लिया और जब वो दोबारा से आए तो मैंने उन्हें वो 9 लड्डू बांट दिए। मेरे उन्हें लड्डू देते ही एक बहुत ही पुरानी ट्रेन अचानक से प्लेटफार्म पर दंदनाते हुए आई और उस ट्रेन के रुकते ही वो 9 लोग उस ट्रेन में चढ़ गए, जिसके बाद से वो ट्रेन वहाँ से बड़ी तेज़ी से निकल गई। फिर ट्रेन के जाने के बाद मैं भी अपने घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो मैं डरता रहा कि कहीं वो फिर से ना लौट आए, पर जब वो काफ़ी दिनों तक दिखाई नहीं दिए तो मैं नॉर्मल महसूस करने लगा और फिर कुछ महीनों के बाद मैंने वो दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आखिर वो 9 हमशक्ल लोग सिर्फ लड्डू से ही क्यों मान गए, पर कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो परंतु स्टेशन और उस ट्रेन के 9 सवारियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि है बेगुन कॉरिडोर स्टेशन की एक और नई घटना। दोस्तों मेरा नाम विप्लव है। आज से ठीक 28 साल पहले मैंने एक ऐसी रात का सामना किया था जिसकी याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी उस भयानक अनुभव की है जो बेगुन कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पर मेरे साथ हुआ था। वो स्टेशन जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात है। ये कहानी मेरी स्मृति का एक हिस्सा है, लेकिन इसे और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं इसमें कुछ काल्पनिक रंग भर रहा हूँ जिसे मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। दोस्तों यह मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात की कहानी है जो शायद आपकी भी रातों की नींद उड़ा दे।
उस रात मैं अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। मैं एक रेलवे कर्मचारी था और मेरी नौकरी मुझे पश्चिम बंगाल के दूर दराज के स्टेशनों तक ले जाती थी। उस दिन मुझे काफ़ी देर हो गई थी। ट्रेन ने मुझे बेगुन कोडर स्टेशन पर उतारा। रात के करीब 1 बजे आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद का तो नामो निशान तक नहीं था। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था और ना कोई यात्री और ना ही कोई कुली और ना ही कोई स्टेशन कर्मचारी। बस एक पुराना जर्जर स्टेशन जिसके चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य ठंड से कहीं ज़्यादा काटती थी। फिर मैंने अपनी टॉर्च जलाई और स्टेशन के बाहर की ओर बढ़ा। बेगुन कोडोर के बारे में मैंने कई कहानियां सुन रखी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीबोअजीब चीज़ें होती हैं। कुछ ने तो भूतों की बात तक कही थी तो कुछ ने अजीब छायाओं की, पर मैं इन बातों को अंधविश्वास मानता था। मेरे लिए ये सब बस लोगों की बनाई गई कहानियां थी जिनका कोई आधार ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, उस रात मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसने मेरे विश्वास को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर निकला तो मुझे एक लड़की की आकृति दिखाई दी। वो मेरे से कुछ दूरी पर थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी जो हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। मुझे ये बहुत अजीब लगा कि इतनी रात गई कोई लड़की भला अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा शायद वो किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होगी। मैंने अपनी चाल तेज कर दी ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊं, लेकिन जैसे मैं उसके करीब पहुंचा तो वो फिर से मेरे आगे थी, मानो वो मेरे साथ साथ चल रही हो। फिर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी ओर मारी, लेकिन उसका चेहरा मुझे साफ साफ नहीं दिखा क्योंकि उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि शायद वो डर रही होगी क्योंकि रात का समय है और आसपास भी कोई नहीं था। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। ज़रा सुनिए, इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये बात मैंने ज़ोर से कही, लेकिन उसने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे अपनी चाल में चलती रही जैसे मेरी आवाज़ उस तक पहुंची ना हो। फिर मैंने उससे अपनी चाल दुगनी की, पर इस बार मैंने उसे ओवरटेक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार वो मेरे आगे आ जाती थी। ये बात अब मुझे बहुत परेशान करने लगी थी क्योंकि ये बात कोई सामान्य नहीं थी। फिर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी क्योंकि मैंने फिर से उससे बात करने की कोशिश की। ज़रा रुकिए तो सही, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। पर इस बार मेरी आवाज़ में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन उसने फिर भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। और फिर जो हुआ उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। दरअसल दोस्तों, जैसे मैंने उसे टोका तो वो अचानक ही रुक गई और मैं भी रुक गया। मेरी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी और वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ने लगी, पर उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। लेकिन फिर उसने अपने सिर को ऊपर उठाया और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो दोस्तों मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि उस लड़की का चेहरा वो चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, बिना किसी पुतली के। उसका मुंह सामान्य रूप से बड़ा था और उसमें से एक अजीब सी सिसकारी की आवाज़ निकल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। मेरी टॉर्च मेरे हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गई और उसकी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में मैंने देखा कि वो मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल अब सामान्य नहीं थी और वो ज़मीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैंने भागने की वहाँ से कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वो मेरे और भी करीब आ रही थी और उसकी साड़ी अब वो हवा में नहीं लहरा रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से स्थिर थी, जैसे कि समय रुक गया हो। फिर अचानक ही मुझे लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही थी। फिर मैं अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। फिर उस लड़की की आकृति अब मेरे सामने आ गई थी और उसकी वो सफ़ेद आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे मन के अंदर घुस रही थी और वो मेरे विचारों को पढ़ रही थी। पर मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें भरने लगी। कब्रिस्तान, टूटी फूटी इमारतें और एक औरत की चीख। पर मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने आप को उस ताकत से छुड़ाने की कोशिश की। फिर मैंने अपने मन में भगवान का नाम लिया और ज़ोर से चिल्लाया,
तो अचानक ही वो आकृति वहां से गायब हो गई। पर अंधेरा फिर से मेरे चारों ओर छा गया। मेरे शरीर में एक जान सी आ गई थी और मैंने अपनी टॉर्च उठाई। फिर जब मैंने उसे जलाया तो वो फिर से काम करने लगी, लेकिन अब वो लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। फिर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन अब वो वहां से गायब थी, जैसे कभी वो थी नहीं। फिर मैंने वो रात स्टेशन के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिताई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर वो लड़की थी कौन और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। सुबह होने पर मैंने स्टेशन के आसपास के कुछ लोगों से भी बातचीत की, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि बेगुन कोडोर स्टेशन पर कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमय मौत हुई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अभी भी स्टेशन पर भटकती है। उसने मुझे ये भी बताया कि वो लड़की उन लोगों को परेशान करती है जो रात में अकेले स्टेशन पर उतरते हैं। फिर मैं उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुनकर सिंहर उठा। क्या मैंने वाकई में किसी आत्मा को देखा था या ये सब मेरे दिमाग का वहम है? पर दोस्तों, आज तक मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाया। लेकिन हाँ, उस रात के बाद मैंने कभी भी बेगुन कोडोर स्टेशन पर रात में कदम नहीं रखा। वो रात मेरे लिए एक भयावह सपने की तरह थी। मैंने उस अनुभव को अपने मन से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे साथ एक छाया की तरह चिपक गया। और हर बार जब मैं किसी सुनसान जगह से गुजरता हूँ तो मुझे उस लड़की की सफ़ेद आंखें याद आती हैं। मुझे उसकी सिसकारी की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे लगता है कि शायद वो अभी भी कहीं पर है, मेरे पीछे, मेरे इंतज़ार में। दोस्तों, एक कहानी मेरे उस अनुभव की है जिसने मुझे ये सिखाया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। बेगुन कोडोर का वो स्टेशन मेरे लिए सिर्फ एक रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि वो एक रहस्य है जो मेरे मन में हमेशा के लिए बसता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।